रिम्पारा नाम का एक गांव था जहां विजय और संजय अपने परिवार के साथ रहा करते थे। विजय का परिवार चालाक और समझदार था, वहीं संजय भोला और ईमानदार था। संजय हमेशा पूजा पाठ करके अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाया करता। हर दिन की तरह संजय एक दिन अपने घर के सामने खड़े बड़े से नारियल के पेड़ के सामने पूजा करने लगा। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो देश चलाते हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। अपने भक्त की एक पुकार भी नहीं सुनेंगे? कृपया करके मुझे अपना दर्शन दे दीजिए प्रभु, और मुझे धन्य कर दीजिए। मैं कई सालों से आपकी आराधना कर रहा हूँ प्रभु। जैसे ही संजय ने इतना कहा, वन देवता वहां प्रकट हो गए और संजय को उन्होंने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, उठ जाओ भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ और तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे ना तो अमर बनना है और ना ही किसी दूसरी दुनिया में जाना है। बस आप मुझे इस जन्म में अमीर बना दीजिए ताकि मैं अपने सारे काम आसानी से कर सकूं, अपने परिवार को खुशियां दे सकूं। मेरी इतनी ही मनोकामनाएं हैं प्रभु। देखो संजय, मैं तुम्हें अमीर बनने का आशीर्वाद तो दे दूंगा, पर तुम्हें उस चीज को खुद से ढूंढना होगा, तब जाकर तुम अमीर बन पाओगे। मैं तुम्हें अमीर बनने का राज नहीं बताऊंगा। अपनी बुद्धि और अपनी चालाकी से तुम अमीर बन जाओगे। इतना कहकर वन देवता वहां से चले गए। अब आया ना मजा, ये हुई ना बात। अब मैं इस गांव और इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और सभी को ताने भी मारूंगा। तभी वहां पर संजय की पत्नी करिश्मा आ गई और कहने लगी, क्या बात है जी, आज आप खेतों में नहीं गए? लगता है आज आपका काम करने का मन ही नहीं है। अरे भाग्यवान, अब हम बहुत अमीर होने वाले हैं। मैं क्यों बंधुआ मजदूर जैसे खेतों में खटूं? इससे अच्छा है कि मैं इंतजार करूं और आराम से घर में समय बिताऊं। दूसरी तरफ चालाक विजय अपने घर पर बैठा षड्यंत्र रच रहा था। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। हमें संजय के खेतों के मेड़ काट काट कर उन्हें छोटा करना है, जिससे हमारा खेत बड़ा हो जाएगा और हमारी आमदनी भी उससे ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम ऐसा ही करेंगे। सुबह 5 बजे जाकर मैं उनके खेतों के मेड़ को काट दिया करूंगी और उन्हें छोटा कर दूंगी। संजय को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वन देवता ने सारी शक्तियां उस नारियल के पेड़ में डाली है। संजय अपने आलस के कारण उन पेड़ों की तरफ देखता भी नहीं था। पूरे महीने हो गए तुम्हें आराम करते हुए। कम से कम इस नारियल के पेड़ से ही नारियल तोड़कर बेच आओ। अरे चुप रहो, इस नारियल से हमारा कौन सा मुनाफा होने वाला है? ये तो बस ऐसे ही है। कितने कम दिनों में नारियल एकदम पक से गए हैं, इन्हें बेच आओ। मैंने तुमसे कहा ना, वन देवता की कृपा है मुझ पर, मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा। तो ये छोटे छोटे काम मैं भला क्यों करूं? संजय उन नारियल के पेड़ों की तरफ देख भी नहीं रहा था। एक दिन रात के समय विजय अपने आंगन में सोया हुआ था। तभी उस आंगन के पेड़ में से एक नारियल विजय के सिर पर आकर गिर गया। ये क्या गिरा मेरे सर पर? अच्छा नारियल है। अरे वाह, सच्ची बात है। भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और वैसे भी ये नारियल संजय के पेड़ से गिरा है, पर गिरा तो मेरे आंगन में है ना, तो अब ये मेरा हुआ। उतने में ही विजय के सामने एक और नारियल गिर गया। विजय उन नारियल को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था और दोनों नारियल लेकर वो अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, अरे सुनती हो, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? अच्छा जी, तो तुम नारियल लेकर आए हो? लाओ, मैं इसकी चटनी बना देती हूँ, इसका पानी पीकर। हाँ हाँ,
बढ़िया सा पानी निकालकर मुझे ग्लास में दो, जल्दी से तोड़ो। जैसे ही विजय की पत्नी ने नारियल तोड़े तो उसने देखा कि उस नारियल के अंदर का पानी सोने का है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह गए। ये क्या है? ये पानी तो सोने का है। इससे तो हम कितना सारा सोना बना सकते हैं। मेरा भाई है जो कि सोना बनाने का काम जानता है। भाग्यवान, सोचो हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें इन नारियल में से सोने के पानी के बारे में पता चल गया। हम इससे कितना सारा पैसा कमा सकते हैं। कल सुबह हम उस संजय से बातें करेंगे। दूसरे दिन जैसे ही संजय सोकर उठा, विजय उससे जाकर कहने लगा, अरे संजय भाई, क्या हालचाल है? मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। हाँ भाई, बोलो क्या हुआ? मैं यही हूँ, रुको अपनी पत्नी को बुला लूं। मैं यही हूँ, बोलिए आप। तुम दिन भर घर में रहते हो, बड़ी अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने नारियल के पेड़ में से नारियल तोड़ने दो। मैं चढ़कर नारियल तोड़ लाऊंगा और उसे बेच दूंगा बाजार में। तुम मुझसे उसके पैसे ले लेना। जी बिल्कुल सही कहा विजय भैया ने, बिल्कुल सही कहा। मैं यही सोचती हूँ कि कम से कम ये नारियल बिके और कुछ तो पैसे घर में आए। इन्हें घर बैठे बहुत दिन हो गए हैं। मुझे ये बात मंजूर है, तुम नारियल बेचकर मुझे पैसे दे देना। और क्या था, विजय हर रोज नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा। नारियल तोड़ते ही उसमें सोने का पानी मिलता था और वो अपने साले साहब से उनके गहने बनवाने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और विजय गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, हम पर हरि की कृपा है। सही कहा आपने। एक काम करते हैं, हम अब एक सोने की दुकान खोल देते हैं, ज्वेलरी की। क्या कहते हो? ये बात तो मैंने भी सोची थी, पर इस संजय को शक हो सकता है। हमें ये सारी चीजें नहीं करनी। एक तरफ विजय अपनी जिंदगी बहुत ऐशो आराम से जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ संजय परेशान और हताश था। तब करिश्मा ने कहा, आपने देखा जी, कैसे विजय भैया इतने अमीर हो गए। कोई ना कोई बात तो जरूर है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो हमें नहीं पता। तुमने सही कहा, इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैंने देखा है कि वो काम एक भी नहीं करता, सिर्फ नारियल बेचता है। जब से नारियल बेचने लगे हैं तब से ही वो इतने अमीर हुए हैं, और इतने अमीर होने के बाद भी नारियल बेच रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, हो ना हो उस नारियल में ही कुछ है। और मुझे देखो, मैं आलस के कारण घर में ही बैठा रह गया। चलिए चलकर देखते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं। संजय और उसकी पत्नी करिश्मा दोनों ही चुपके से विजय के घर के पास जाते हैं, जहां विजय नारियल तोड़ रहा होता है। वो दोनों पति पत्नी खिड़की से छुपकर उन्हें नारियल तोड़ता हुआ देखते हैं। देखा, उस बुद्धू को अब तक पता नहीं चला कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ। नारियल का पेड़ जब तक हमारा है, हम पैसे वाले ही रहेंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही कही जी आपने। और साथ में उसकी डायन पत्नी करिश्मा, वो अपने आप को बहुत होशियार समझती है। अब जल्दी से इस नारियल को तोड़ो और नारियल के पानी को सोने में तब्दील करो। जैसे ही संजय और करिश्मा ने ये बात सुनी, वो तुरंत ही विजय के घर के अंदर चले गए और कहने लगे, अच्छा तो ये बात है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे थोड़े से पैसे देकर मेरे नारियल के पेड़ में से सोना बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत। ये सारा हमारा सोना है, ये सारे पैसे हमारे हैं। तुमने हमारे साथ कपट किया है। अच्छा तो ये बात है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे थोड़े से पैसे देकर मेरे नारियल के पेड़ में से सोना बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत। ये सारा हमारा सोना है, ये सारे पैसे हमारे हैं। तुमने हमारे साथ कपट किया है।
मैंने तुम्हारे नारियल के पेड़ खरीदे थे और तुम्हें हिस्सा दिया था। अब यहाँ से चले जाओ और अपना काम करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। संजय वहाँ से रोते हुए अपने घर चला गया और अपने उसी नारियल के पेड़ के पास बैठकर तपस्या करने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहनत कोई और करे, मेवा कोई और खा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। संजय की प्रार्थना सुनकर वहाँ पर वन देवता आ गए और कहने लगे, उठो भक्त, सबसे पहली बात, तुमने कोई मेहनत नहीं की। मैंने पहले ही कहा था कि अमीर बनने का उपाय मैं नहीं बताऊंगा। वही उपाय विजय को पता चल गया और उसने मेहनत की। तुम नारियल के पेड़ की तरफ देखते भी नहीं थे, आलस के शिकार हो गए थे तुम। मैं अपनी गलती बखूबी समझ चुका हूँ। कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दें। तुम एक अच्छे आदमी हो संजय, और मैं बार बार तुम्हारे बुलाने पर नहीं आ सकता। मुझे अपने हर एक भक्त के साथ रहना पड़ेगा। पर उस विजय का क्या? उसने तो छल किया है मेरे साथ। तुम उसकी चिंता ना करो, उसे उसका भुगतान करना होगा। लेकिन तुम अब से हमेशा नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ोगे और अपना घर चलाओगे, ना कि आलस में पैसे का इंतजार करोगे। हम भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। इतना कहकर वन देवता वहाँ से अदृश्य हो गए और संजय पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा। अब से हम दोनों मेहनत करेंगे और अपना घर चलाएंगे। इस जादुई सोने के नारियल पानी से हमारा घर बहुत अच्छा चलेगा। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और हमारा जीवन भी अच्छा होगा। संजय खुद नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा और अपना घर अच्छे से चलाने लगा। इस बात से विजय को तकलीफ और जलन दोनों हुई और फिर उसने साजिश रची। आज रात को जब संजय और उसकी पत्नी सो जाएंगे, तब मैं जाकर उनके नारियल के पेड़ में से नारियल चुरा लूंगा, फिर मजा आएगा। रात होते ही विजय संजय के नारियल के पेड़ पर चढ़ता है और उसमें से 2 नारियल तोड़ता है और उन्हें घर जाकर तोड़ता है। जैसे ही विजय ने नारियल तोड़े, उन नारियल में से बिच्छू निकलकर बाहर आने लगे। अरे भागो, ये क्या हो रहा है? ये तो बिच्छू है, भागो! अरे भाग्यवान, भागो यहाँ से! ये सब आपकी गलती है। इतना लालच करना बहुत ही बुरी बात है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत कीजिए जी। अच्छा, तुम तो बड़ी सोने की ज्वेलरी खोलने की सलाह दे रही थी, उसका क्या? विजय और उसकी पत्नी घर से बाहर आने ही वाले थे कि उतने में ही वहाँ पर संजय आ गया और उसने बाहर से उनका दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, ये सब तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक तुम्हें सजा मिलती ही रहेगी। हमें माफ कर दो। हम तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें वापस लौटाने के लिए तैयार हैं और हम अब से किसी के साथ भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, कृपया करके हमें माफ कर दो। विजय और उसकी पत्नी ने जैसे ही माफी मांगी, सारे बिच्छू वहाँ से गायब हो गए और संजय ने दरवाजा खोला। संजय, मुझे माफ कर दो, कृपया करके मुझे माफ कर दो। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम अब से आजाद हो, चिंता ना करो। सब अच्छा और बहुत ही मस्त है। ऐसे ही संजय और विजय अपने अपने काम पर दोबारा लग गए और अपना घर चलाने लगे। संजय अपनी करिश्मा के साथ बहुत खुश था और जब भी ज्यादा पैसे हो जाते, संजय उन्हें अपने गांव में बांट दिया करता और अपना जीवन खुशहाल और बिना चिंता के बिताया करता। ये कहानी है केरला के एक छोटे से गांव की, जहाँ के सभी लोग अपने खेतों में अनाज के बजाय नारियल के पेड़ उगाते हैं। संदो, ओ संदो, कहाँ हो आज सुबह से? देखे नहीं रहे। अरे अन्ना, मैं आज बीमार था। क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? कल रात बारिश में भीग गया था तो गीले कपड़ों में ही सो गया और सुबह उठा तो देखा पूरा बदन दर्द कर रहा था।
सेहत का खास ध्यान रखा करो और बारिश में जरा कम भीगा करो। अरे अन्ना, आपको तो पता ही है हमारे गांव में कैसी बारिशें होती हैं। अभी आपको धूप दिखाई देगी और कुछ ही देर में अचानक से आसमान में बादल और हो गई बारिश शुरू। इसीलिए तो सबसे यही कहता फिरता हूँ कि चाहे कड़ी धूप ही क्यों ना हो, घर से निकलो तो बरसाती साथ में रखा करो जी। क्या पता कब बादल मेहरबान हो जाए, कोई जानता थोड़ी ना जी। और बताइए क्या किया आपने आज दिन भर? खेतों में नारियल के पौधे लगाने गया था। और तुम कब कर रहे हो नए पौधों की रोपाई? कल तक तबीयत ठीक हो जाए तो कल से ही काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास कुछ पौधे बचे हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। कल सुबह आकर ले लेना मुझसे। ठीक है अन्ना। अन्ना अपने घर की तरफ चला जाता है। जाकर खेतों की जांच करके आता हूँ कि कितने पौधे लगेंगे। संधू अपने खेतों की तरफ जाता है जहाँ रास्ते में उसको नारायणी मिलती है। अब तबीयत कैसी है संधू? अन्ना बता रहे थे कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है। हाँ अब कुछ ठीक है। तुम कहाँ से आ रही हो? बाबा के साथ खेतों में पौधों की रुपाई के लिए गई थी। मैं भी खेतों की तरफ ही जा रहा हूँ, बस जरा अनुमान लगा लूं कि कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अरे हाँ, बाबा ने कहा है कि जब तुम्हारा खुद का पक्का घर होगा ना, तभी तुमसे मेरी शादी करवाएंगे, नहीं तो बाबा मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे। बाबा से कहना कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इस साल के आखिर तक मेरा खुद का पक्का मकान बन जाएगा। कोई नया रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर संधू अपने खेतों की तरफ चला जाता है और नारायणी अपने घर के लिए चली जाती है। नारायणी की बातों से अब संधू थोड़ा परेशान हो गया है। उसको अब जल्दी ही पक्का मकान बनवाना होगा। इस साल भी अगर खुद का पक्का घर नहीं बना पाया ना, तो नारायणी से शादी नहीं हो पाएगी। इस बार तो कड़ी मेहनत करके खूब सारे नारियल उगाने पड़ेंगे। संधू खेतों में जाता है और नाप लेकर आता है कि वो कितनी कितनी दूरी पर पौधों की रुपाई करेगा। घर आकर वो खाना बनाता है और खाना खाकर सोने चला जाता है। कल सुबह जल्दी उठकर खेत जाना है, इसीलिए अभी जल्दी सो जाता हूँ। संधू दिया बुझाकर सो जाता है। अगली सुबह वो जल्दी उठता है और पौधे लेने के लिए अन्ना के घर चला जाता है। अन्ना, ओ अन्ना, मैं आया हूँ, नारियल के पौधे दे दो। अरे अंदर आ जाओ जी, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तुम भी कुछ नाश्ता कर लो, फिर ले जाना पौधे। नहीं अन्ना, मुझे देर हो रही है। आ जाओ जी, शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हारा ही घर जी। ये लो बेटी, उसको ये नाश्ता बाहर ही दे दो, अंदर है तो वो आएगा नहीं। ठीक है पिताजी। सरोजनी एक थाली में इडली, वड़ा और चटनी लेकर बाहर आती है और संधू को देती है। ये लीजिए भैया, नाश्ता कर लीजिए। और नाश्ता करने लगता है। कुछ देर में नाश्ता करने के बाद अन्ना भी बाहर आ जाते हैं। हो गया नाश्ता, आ जाओ, मैं तुम्हें नारियल के पौधे दे देता हूँ। अन्ना संधू को नारियल के पौधे देते हैं और संधू उन पौधों को लेकर अपने खेतों में रोप देता है। इस बार तो अच्छे से मेहनत करनी होगी, तभी जाकर घर बनाने के लिए पैसे जुटा पाऊंगा। संधू पौधे रोपने के बाद उनकी जड़ों में छोटे छोटे गड्ढे करके खाद और पानी डालता है ताकि वो जल्दी से बड़े हो जाएं। अब संधू हर दिन अपने खेत में जाता है और पौधों को पानी देता है। नारियल के पेड़ तो अच्छे से बढ़ रहे हैं, इस बार खूब नारियल बेचूंगा। कुछ दिनों में सभी पौधों पर नारियल लग जाते हैं। ट्रक वाला आया है नारियल खरीदने के लिए, चलो जल्दी से पेड़ों से नारियल तोड़ लो जी। नहीं अन्ना, इस बार मैं ट्रक वाले को नारियल नहीं बेचूंगा। वो हमसे 10 रुपए में एक नारियल खरीदता है और शहर जाकर दुकान वालों को एक नारियल 50 रुपए में बेचता है। एक नारियल पर सीधे 40 रुपए का मुनाफा जी। वही तो, साल भर मेहनत करे हम लोग और मुनाफा कमाए ये बीच वाले। वैसे भी मुझे इस साल ज्यादा पैसों की जरूरत है, पक्का घर जो बनाना है। मेरा भी बेटी की शादी जी, और मैं सोच रहा था कि साहूकार से कर्ज ले लूं, पर अगर मैं भी शहर जाकर नारियल बेचूं तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं जी। अन्ना और संधू दोनों अपने खेतों में उगाए नारियल को तोड़ते हैं और बोरे में भरकर शहर ले जाकर बेचते हैं, जिससे दोनों अच्छे पैसे कमा लेते हैं। पैसे जमा करके संधू अपना एक खुद का पक्के का मकान बना लेता है
और अन्ना अपनी बेटी सरोजनी की शादी कर देते हैं। अब तो पक्का मकान भी बना लिया। नारायणी के पिताजी से शादी की बात करनी होगी। संधू नारायणी के घर जाता है और अपनी शादी की बात करता है। पक्का मकान बनाने से अब नारायणी के पिताजी इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। अरे ये बारिश इतनी तेज कैसे होने लगी? संधू देखता है कि उसके गांव में तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है और देखते ही देखते बारिश का पानी जमा होने लगता है। अब क्या करेंगे? कल शादी का दिन है और आज इतनी तेज बारिश से पूरे गांव में पानी भर गया है। पहले खुद की जान बचाने के बारे में सोचो। बाढ़ से घर डूबने लगे हैं। हम जिंदा रहेंगे तो कभी भी शादी कर सकते हैं। जैसे जैसे बारिश तेज होती है और समय बीतने लगता है, बाढ़ का पानी घरों के अंदर भी जाने लगता है और घर टूटने लगते हैं। जल्दी यहाँ से निकलो बेटा, हमारा घर भी बहने वाला है। मंदिर की तरफ चलो। अन्ना वो अपनी बेटी को लेकर मंदिर में जाता है, जहाँ सभी गांव वालों ने शरण ली है। मंदिर वैसे तो गांव के निचले हिस्से में है, पर तब भी बाढ़ के पानी का वहाँ पर कोई असर नहीं दिख रहा है। आओ, मेरा हाथ पकड़ लो। पानी का बहाव बहुत तेज है। संधू अपनी जान पर खेलकर नारायणी और उसके पिताजी को लेकर मंदिर में जाता है। अब सभी गांव वाले बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे पानी कम होता है, पर गांव वालों के घर पानी के साथ टूटकर बह गए हैं, इसलिए सभी लोग बेघर हो जाते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके अपना खुद का पक्का घर बनाया था और आज वो घर मेरी ही आंखों के सामने बह गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। हम सब लोगों के घर भी बाढ़ में बह गए जी। तुम अकेला ही बेघर नहीं हुआ जी। ऊपर वाले की कृपा है कि किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ जी। सही कहा आपने अन्ना, जिंदा है इतना ही काफी है। घर तो हम दूसरा भी बना सकते हैं। तभी वहाँ पर नारायणी और उसके पिताजी आते हैं। अब तो मेरे पास मेरा कच्चा घर भी नहीं बचा है, तो क्या अब आप नारायणी से मेरी शादी नहीं करवाएंगे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम एक मेहनती लड़के हो, आज नहीं तो कल खुद का घर फिर से बना लोगे। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा मेहनती दामाद मिला है, जिसने इस आपदा के समय में हमको शरण दी। आओ उन्हें धन्यवाद करे जी। सभी गांव वाले अब मंदिर के आंगन में इकट्ठा होते हैं और अयप्पा स्वामी की पूजा अर्चना करते हैं। हे स्वामी, आपने हम सभी को अपने घर में शरण दी, इसके लिए हम सभी गांव वाले आपके आभारी जी। पर हम कितने दिन और यहाँ रहेंगे? हे स्वामी, हम लोग फिर से मेहनत करके खुद का घर बना सकते हैं, पर बाढ़ से हमारे खेत भी बह गए हैं। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और मंदिर के प्रांगण में लगा एक नारियल का पेड़ तेजी से हिलने लगता है। उसमें से एक बड़ा सा नारियल नीचे गिरता है और उसके 2 टुकड़े होते हैं। वो नारियल देखते ही देखते एक बड़े से गांव में बदल जाता है, जहां पर सभी लोगों के लिए एक एक घर और खेत भी बन जाते हैं। स्वामी की जय हो। मुझे पता था कि स्वामी आप हमारे सर पर छत जरूर देंगे। अब सभी लोग अपने लिए एक एक घर चुन लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। नारियल से बने इस गांव में चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हैं, ताकि कभी भी अगर बाढ़ आए तो बाढ़ का पानी गांव में ना आ सके। इस बार मैं नारियल के साथ साथ अपने खेतों में अनाज भी उगाऊंगा। नारायणी के पिताजी नारायणी और संधू की शादी बड़े धूमधाम से करवाते हैं, जिसमें सभी गांव वाले शामिल होते हैं।